मैं एक दिन फिर से तमाशा देख रहा था Oh shit! No! और ये कहना चाहता हूँ, तमाशा वॉज वे बिहाइंड इट्स टाइम। अरे मिर्ची लगने से पहले ये बता दूं, ये फिल्म मैंने थिएटर में देखी थी मेरे दोस्त के साथ। उसने तो ओपनिंग सीन में ही बक दिया था, क्या बकवास फिल्म दिखाने लाया है, पक्का फ्लॉप होगी। गाली देने से मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया, पर 4 दिन बाद क्या पता लगता है, फिल्म सच में फ्लॉप हो गई। फ्लॉप हिट से मुझे क्या लेना देना है, जब फिल्म में इतने ज़बरदस्त म्यूजिक, क्योंकि इसका एल्बम आज भी ट्रैफिक में आने जाने के काम आता है, एक खतरनाक डायरेक्टर और एक्टर्स की ऐसी एक्टिंग। पर इन सब से भी ऊपर आता है इसका इंटेंशन, जो इतना अच्छा था, भले ही बहुत टाइम लगा, पर आज जाके मेरे जैसे कई सारे दुखी लोगों को ये बहुत रिलेट होती है। तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर लेंगे। बॉलीवुड का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है, आज के टाइम पे कोई डायरेक्टर इतने बड़े एक्टर के साथ इस तरीके की थीम वाली ऐसी पिक्चर बना सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई डायरेक्टर तो छोड़ो, इम्तियाज खुद ना बना पाए, पर 10 साल पहले इसने ये फिल्म बना दी थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे इस फिल्म का एनालिसिस देखना है तो जाके देख लो, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं कौड़ी के भाव में, और ये वीडियो बंद करके सीधा वहां चले जाओ, क्योंकि तारीफ कर करके मेरा पेट भर गया है और अब मैं करने वाला हूँ भीषण बुराई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, मैं बस 2 बात बताना चाहता हूँ। एक कि तमाशा कोई मास्टरपीस नहीं है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, और दूसरा इसका रोतड़ू फैन बेस, जिसके जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए छोटी सी, ये बस रात को खोल के बैठ जाते हैं। तमाशा। सोचो तुम लोग रॉकस्टार के एक्टर डायरेक्टर की फिल्म देखने गए हो और पहला डायलॉग ही तुम्हें मिलता है ये, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इतनी जोर से आता है कि पैंट में ही हो जाता है। फिर ये फिल्म चलती है 15 मिनट तक वेद के बचपन में, जहाँ उसका स्टोरी का इंटरेस्ट हमें पता लगता है। अरे आगे क्या हो जाए, थोड़ा सा प्लीज प्लीज। और उसके बाद अचानक से चली जाती है कॉर्सिका, जहाँ आधे घंटे से भी ज्यादा भगवान जाने क्या चल रहा है, और तब जाके अपने मेन थीम पर आती है। तो क्लियरली पता लग रहा है इम्तियाज अपने स्ट्रक्चर में बहुत कंफ्यूज था, 2 टाइप की फिल्म को मिक्स कर रहा था। मिड पॉइंट से पहले DDLJ, जब वी मेट और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म, और मिड पॉइंट के बाद 3 इडियट, तारे जमी पर और छिछोरे टाइप की फिल्म को मिक्स कर रहा था। और वैसे इन दोनों को मिक्स करना कोई हार्ड काम नहीं है, इम्तियाज ने खुद कई बार किया है और सबसे अच्छी तरीके से रॉकस्टार में किया है, जिसमें स्टार्टिंग से ही JJ के म्यूजिक का पैशन दिख जाता है, और ये क्लियर हो जाता है कि वो कोई भी प्राइस पे करने को रेडी है, बस म्यूजिशियन बन जाए। जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तो कोई बड़ा नहीं बनता है। और एंड में जब वो म्यूजिशियन बन जाता है, उसे ये समझ आता है कि वो रेडी नहीं था प्राइस पे करने के लिए। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा। रॉकस्टार को एक लाइन में अगर समझाएं तो ये कह सकते हैं फिल्म का थीम था बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। पर तमाशा को देखोगे तो स्टार्टिंग में बचपन में वेद के स्टोरी टेलिंग का पैशन दिखाया है, फिर बाद में पूरे पिक्चर में वो बस टूर करता है, घूमता है, कॉर्पोरेट में है, और फिर जाकर जब वो रिक्शे वाले से मिलता है, उसके स्टोरी टेलिंग का पैशन फिर से जाग जाता है, और एंड में जाके ये फिल्म उसके स्टोरी टेलिंग के आसपास ही घूमने लग जाती है। हमें बच्चा वेद, टूरिस्ट वेद, कॉर्पोरेट वेद, बाइपोलर वेद, ये सब दिखा। कितना अच्छा असर है तुम्हारे कंसर्न का, वाह, मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ आजकल। पर स्टोरी टेलर वेद बहुत लेट जाकर दिखा, जिस वजह से इसके पैशन से कनेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी मेरे पापा ने कहा था रिक्शे वाले से कम बात करो, शायद ये सही कहा था। मुंबई जाने का विचार है का? दोनों फिल्म में एक पॉइंट आता है जब लीड कैरेक्टर आसपास के लोगों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पर दोनों फिल्म ने किस तरीके से हैंडल किया है ये देखो। पहले रॉकस्टार का सीन देखो। और किसी ने खिंचानी है फोटो? और पिक नहीं लेनी? क्या काम तुम सबका? और फिर तमाशा का। अरे इसने पूछा है, 4 बार पूछा है ना सर? हाँ पर वो तो सब पूछते हैं यार, हाउ आर यू। जब जानना नहीं होता तो पूछते क्यों है? वेरी फनी। नहीं आज तो मैं बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा। आज तो माँ कसम मैं बता कर ही रहूंगा कि मैं कैसा हूँ। लेट मी गो यार। जहां रॉकस्टार के सीन में बहुत कम डायलॉग है पर फ्रस्ट्रेशन साफ फील हो रही है, और वहीं तमाशा के सीन में भर भर के डायलॉग है, पर ये एक जोक की तरह फील होता है। मेरे स्क्रोटम में काई जम रही है। क्या कौन सी काई? मुझे फिर से तू डरावने सपने दे देगा। इस फिल्म के थीम को इस तरीके से बताया है कि जब वेद तारा से मिलता है तो उसकी लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट आ जाती है, फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं,
वापस से जब मिलते हैं तो वेद के लाइफ की एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है, पर तारा के ही वजह से एंड में जाके उसे अपने स्टोरी टेलिंग का पैशन मिलता है। लड़की के वजह से लड़के को अपने लाइफ का पैशन मिलता है और अपना लाइफ जीना सीख जाता है। इसी थीम को वॉल्टर मिटी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था। और अगर इंटरवल के बाद हम लोग देखें जब लड़की छोड़ के चली जाती है और लड़का सीधा डाउनवर्ड स्पाइरल में चला जाता है, इस थीम को डेमोलिशन में इस फिल्म से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाया है, जिसे तुम लोग बस एडिट्स में देखे होंगे। थीम के कंफ्यूजिंग होने का मेन रीजन ये है कि हमारे हीरो के पास कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसकी वेल पेइंग जॉब है, फॉरेन पे वैकेशन जाता है और अपना पैशन क्यों फॉलो नहीं कर पाया? क्योंकि बस इसके मम्मी पापा ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग करा दी। वो तो फरहान को भी कराई थी, पर देखो किस तरीके से अपने पापा को कन्विंस कर लिया और एंड में फोटोग्राफर बन गया। और वो चीज कितना ज्यादा फील होता है वेद के कंपैरिजन में। क्या तुम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के ऋतिक रोशन को इतनी सिंपैथी दोगे जितना वेद को देते हो? कभी नहीं। और दोनों की कंडीशन एकदम सेम थी। अगर हीरो को लड़की के वजह से अपना पैशन मिलता है तो स्टार्टिंग से पैशन और लड़की और हीरो का रिलेशन क्यों नहीं दिखाया? और अगर इसे अपने फैमिली के वजह से पैशन फॉलो करने नहीं मिल रहा था, एंड में इसने कन्विंस करके फॉलो किया, तो फिर इसके हाफ टाइम तक 1 घंटे तक फैमिली और हीरो का रिलेशन क्यों क्लियर नहीं दिखाया? ये तो स्क्रिप्ट की कमी थी ही, जो इसके फैंस कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अलग लेवल पे चल रहे हैं। लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, खुद को वेद समझने लग जाते हैं। वो बंदा जो दिल्ली में प्रोडक्ट मैनेजर है, उसके बाप की शिमला में कोठी है, वो वैकेशन मनाने कॉर्सिका जाता है जिसकी 15 से 25 लाख सैलरी होगी, और तुम किसी टियर 3 सिटी के टियर 69 कॉलेज में BBA BCom करने वाले बंदे। क्या तुम दोनों की प्रॉब्लम सेम है? ये फिल्म को अंडररेटेड ही रहने देते तो ठीक था, लगता है ओवररेटेड करके ही मानेंगे। इसमें ये दिखाया है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वैसे इसके पापा ने जबरदस्ती इसे इंजीनियरिंग कराने भेजा। मेरा तो ग्रेजुएशन खत्म होते ही पापा ने बेरोजगारी के दिन पूछ लिए थे। कितने दिन हो गए? और अगर सुबह पापा से गाली खाकर मैं शाम तक इस तरीके से घर पर आऊं और ऐसी ऐसी बातें करने लगूं, ऐसे पांव रखे उसकी गर्दन पे और दबा दिए साले को। मर गया बचपन। तो पापा बस एक ही चीज बोलेंगे, कहां से आया है बे नशेड़ी? वॉक, स्टॉप, स्माइल प्लीज, ऑर्डिनरी, मीडियोकर। वैसे इसमें जो प्रॉब्लम थी फर्स्ट हाफ में ही प्रॉब्लम थी। सेकंड हाफ पूरी तरीके से एक परफेक्ट फिल्म लगती है, इसीलिए ज्यादातर एडिट्स भी अगर आप देखोगे तो इसी पार्ट का बन रहा है। फर्स्ट हाफ जैसे कैसे भी करके उसे ये जवानी है दीवानी बनना था और उस तरीके से कुछ बन नहीं पाई। प्रॉब्लम्स तो मैंने बता दी, पर मैं सिर्फ प्रॉब्लम बताने नहीं आया हूँ, सॉल्यूशन भी मेरे पास है। तो आ जाओ सारे अपने स्क्रोटम की काई झाड़ कर और इसमें देखते हैं क्या चेंजेस कर सकते थे। वेद और तारा एक साथ स्कूल में पढ़ रहे हैं। वेद को स्टोरीज बहुत पसंद है और पीयूष मिश्रा जो इनका टीचर है और एक प्ले कंडक्ट करवा रहा है, उसमें वेद पार्ट लेता है अपने पापा के मना करने के बाद भी। ये है हीरो, तारा है हीरोइन, और दोनों जन साथ में प्ले करते हैं। इन्हें बहुत तारीफ मिलती है, पर उससे भी बढ़कर एक चीज मिलती है, इनको अपना सच्चा प्यार मिल जाता है। वेद को स्टोरी टेलिंग तो तारा को वेद। पर बाद में पढ़ाई के चक्कर में ये दोनों दूर हो जाते हैं। फिर कई साल बाद जब अचानक से एक दिन मिलते हैं तो पता लगता है कि तारा तो अब भी वैसी ही है, उसी तरीके से सपने देख रही है, पर वेद पूरी तरीके से प्रैक्टिकल हो गया है और अपने जॉब में ही फोकस रह रहा है। और जैसे कि मैंने कहा सेकंड हाफ पूरी तरीके से परफेक्ट है, तो इसके बाद उसे ही चिपका दो। ये चीज इंप्रूव हो जाएगी कि दीपिका का कैरेक्टर उतना फ्लैट नहीं लगेगा जितना पहले था, और एंडिंग पहले से ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगी। और अगर मिडिल क्लास वर्जन देखना है तो सपने वर्सेस एवरीवन देख लो। मुझे सिडनी स्वीनी की कच्ची खानी।